हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपनी 5वीं क्लास पढ़ रहे हैं जिसमें हम मॉर्फोलॉजी एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल को कंप्लीट करेंगे। आज आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, मॉर्फोलॉजी एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। ठीक है, हमने इसमें क्या क्या डिस्कस कर लिया है मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिवाइज़ करा दे रही हूँ। इसमें हम लोगों ने कैप्सूल के बारे में पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, सेल वॉल के बारे में पढ़ा, सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव में किस तरह से चेंज होती है उसके बारे में पढ़ा। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि इसमें फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला का क्या फंक्शन होता है, पाइली होता है उसका क्या फंक्शन होता है। ठीक है, और सेल वॉल में जैसा कि हम लोगों ने पेप्टाइडोग्लाइकन के बारे में भी कुछ कुछ पढ़ लिया कि वो किस चीज़ का बना होता है, उसकी मोनोमेरिक यूनिट क्या होती हैं। ठीक है, आप लोगों को सबको याद भी हो गया होगा क्या होता है मोनोमर पेप्टाइडोग्लाइकन का नाम और नाग, ये कभी आप लोगों को भूलना नहीं है। ठीक, तो आज हम कुछ बचे पार्ट्स हैं जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में हम आज उसको फाइनल करके ख़त्म करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा हमारा मीज़ोसोम्स। ठीक है, तो मीज़ोसोम्स के बारे में हम पढ़ेंगे आज। मीज़ोसोम्स होता क्या है एक्चुअल में, और कुछ नहीं होता। मीज़ोसोम्स सेल मेम्ब्रेन का फोल्ड हो जाना है, और जो स्ट्रक्चर बनाता है सेल वॉल जब फोल्ड होने के बाद अंदर की तरफ सेल साइटोप्लाज्म में अंदर की तरफ फोल्ड होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनाता है उसी को हम मीज़ोसोम्स कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, जैसे आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं ये वाला स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो गई है इस तरह से, और इस तरह से फोल्डिंग हो के उसने जो स्ट्रक्चर बनाया है इस पूरे होल स्ट्रक्चर को हम मीज़ोसोम्स कहते हैं। अब मीज़ोसोम्स का क्या रोल होता है, मीज़ोसोम्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, क्यों इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मीज़ोसोम्स रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया या एनिमल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया जैसे रेस्पिरेशन करते हैं, उसी तरह से मीज़ोसोम्स का भी रेस्पिरेशन का ही फंक्शन होता है। लेकिन इसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। मीज़ोसोम्स जो फोल्डिंग्स बना रहा है उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम, वो सेल मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जितनी भी चीज़ें रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें सेल मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट रहती हैं। अब आप कहेंगे कि इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस नहीं मान सकते, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। जैसा आप लोगों ने डायग्राम देखा होगा उसका, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, एक मेम्ब्रेन बाहर की तरफ होती है और दूसरी क्रिस्टी के फॉर्म में एक मेम्ब्रेन अंदर की तरफ होती है। इसी तरह से तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर था कुछ हद तक। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कह सकते, क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं है, सिंगल मेम्ब्रेन से ही घिरा हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा इसका रेस्पिरेशन के अलावा और भी कई सारा फंक्शन है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, कुछ लोग ये भी कहते हैं, मतलब कहीं कहीं ये भी दिया हुआ है कि जब सेल जब बाइंडर फिजन होता है सेल में, या उसको जब डिवाइड होना होता है, वही रिप्रोडक्शन वाली बात हो गई। जब इसको डिवाइड होना होता है तो इसमें इन्वेजिनेशंस को ये अंदर की तरफ बनाता रहता है और सेल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया की सेल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनफोल्डिंग हो गई, यहाँ पे इनफोल्डिंग हो गई। फोल्डिंग आगे बढ़ बढ़ के जैसे इस बैक्टीरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। ठीक है, इस तरह से 2 पार्ट में बैक्टीरिया डिवाइड हो जाता है। तो कहीं कहीं ये भी दिया रहता है कि रिप्रोडक्शन में भी ये काम आता है। दूसरी चीज़ क्या हो गई, हमारा रेस्पिरेशन में तो इसका रोल है ही। इसके अलावा इसमें हम और क्या दिया हुआ है, देखिए सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस के लिए भी मटेरियल बनाता है। ये जो लास्ट पॉइंट पे हमने लिखा हुआ है कि सेल वॉल की इस सिंथेसिस के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन, मीज़ोसोम्स। तो उस तरह से हमने देखा कि मीज़ोसोम्स के 3 फंक्शन हो गए। सबसे पहला तो क्या, रेस्पिरेशन में ये हेल्प करता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें डबल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती हैं। इसके अलावा रेस्पिरेशन के अलावा ये और किस चीज़ में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। कहीं कहीं ये लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ये बस ऐसे ही याद कर लीजिए, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं दिया हुआ है बुक्स में भी, लेकिन इसका जो मेन रोल है वो क्या है, वॉल की सिंथेसिस में, सेल मेम्ब्रेन और वॉल की फॉर्मेशन के लिए ये कुछ मॉलिक्यूल जैसे फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस करता है।
तो ये हो गया मीज़ोसोम्स। मीज़ोसोम्स बैक्टीरिया में वॉल का मतलब एक तरह से जो सेल मेम्ब्रेन है उसी की इनफोल्डिंग्स है, या उसका अंदर की तरफ फोल्ड होके जो स्ट्रक्चर बनता है वही मीज़ोसोम से। अच्छा, मीज़ोसोम से ही एक तरह से जो इसका डीएनए है, डीएनए कैसा होगा, इसका क्रोमोसोम के फॉर्म में ऐसी ही होगा, साइटोप्लाज्म में डेंस स्ट्रक्चर। तो एक तरह से ये जो डेंस पार्ट होता है डीएनए, इसका क्रोमोसोम होता है किसका, बैक्टीरिया का, उसको वो सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट भी करता है। ठीक है, क्योंकि इसके जैसे कि ये बैक्टीरियल सेल है मान लीजिए, यहाँ पे आपका डीएनए के फॉर्म में क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब इसी तरह से ये जब इनफोल्ड होकर ऐसे स्ट्रक्चर बना लेगा मीज़ोसोम्स, तो आप देख रहे होंगे कि मेम्ब्रेन से डीएनए को कनेक्ट ही तो कर रहा है एक तरह से, देखिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि डीएनए को मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट करने का भी काम करता है ये। तो ये हो गया हमारा मीज़ोसोम्स और उसके फंक्शन। नेक्स्ट देखिए इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होती हैं। इंक्लूजन बॉडीज़ आर नेवर इनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन एंड सर्व एज अ स्टोरेज वेसल। इंक्लूजन बॉडीज़ आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा, कुछ ना कुछ इन ऐसी बॉडीज़ जो अपने में कुछ ना कुछ इंक्लूड की होती हैं, मतलब अपने अंदर कोई ना कोई चीज़ को स्टोर की होती हैं, वही इंक्लूजन बॉडीज़ हैं। इंक्लूजन बॉडीज़ में कार्बोहाइड्रेट का भी स्टोरेज हो सकता है, इसके अलावा लिपिड्स भी स्टोर कर सकती हैं, ये प्रोटीन्स को भी स्टोर कर सकती हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, ग्लाइकोजन विच इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज अ रिजर्व ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है, कहाँ पर, इंक्लूजन बॉडीज़ के अंदर। इसके अलावा एक बहुत ही मेन चीज़ होती है वॉल्यूटिन। इसमें वॉल्यूटिन को हम मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं। और वॉल्यूटिन के अंदर क्या स्टोर रहता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जिसको आईपी से भी हम लिखते हैं, और एनर्जी। अब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का रोल क्या होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अल्टीमेटली एटीपी के प्रोडक्शन में यूटिलाइज होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वॉल्यूटिन एक ऐसा इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं जो एनर्जी के स्टोरेज में हेल्प करती हैं। मतलब एनर्जी स्टोर्ड होगी कहाँ पे, वॉल्यूटिन एक इसमें स्ट्रक्चर होता है या एक सेल कंपोनेंट होता है जिसमें एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, ये वॉल्यूटिन का नाम आप लोग याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा गया है, शायद आप लोगों ने इसके पहले इसका नाम नहीं सुना होगा, इसीलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें एक पॉइंट छूट गया, मैनी बैक्टीरिया पजेस लिपिड ड्रॉपलेट्स दैट कंटेन पॉलीमरिक एस्टर्स ऑफ पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड और रिलेटेड कंपाउंड। अब इसमें जो लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं, इंक्लूजन बॉडीज़ में भी जो लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं उसमें ट्राइग्लिसराइड्स स्टोर नहीं होते हैं, जबकि हमारी जो एनिमल की सेल्स होती हैं उसमें भी लिपिड ड्रॉपलेट्स पाई जाती हैं जिसमें ट्राइग्लिसराइड्स स्टोर्ड रहते हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया के लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं उसमें PHBA, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड का PHBA। ठीक है, PHBA इस तरह से याद कर सकते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड याद हो जाएगा। इसका स्टोरेज होता है, एक तरह का ये लिपिड है, या उसका हम कह सकते हैं फैटी सब्सटेंस है बैक्टीरिया के अंदर। अब जो इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं बैक्टीरिया के अंदर वो कब बनेगी, हमेशा प्रेजेंट नहीं होती। जब उनको बहुत ज़्यादा खाना पीना मिलता है, एक ऐसे मीडिया में उनको ग्रो करवाया जाता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, तो उस टाइम क्या करते हैं ये बैक्टीरिया, जितना खाना खाना होता है उतना तो खा लेते हैं, बाकी को इंक्लूजन बॉडीज़ के फॉर्म में सेव करके रख लेते हैं। फिर जब अनफेवरेबल कंडीशन आती हैं, ठीक है, जब मीडिया मान लीजिए ख़त्म हो गया, या ऐसी किसी कंडीशन में बैक्टीरिया है जहाँ पे उसको ग्रोथ के लिए प्रॉपर मटेरियल नहीं मिल रहा है, उस टाइम इंक्लूजन बॉडीज़ में जो स्टोर्ड मटेरियल है वही उसको एनर्जी देता है, उसको मतलब सर्वाइवल में हेल्प करता है, उसको ज़िंदा बनाए रखता है। और जब इंक्लूजन बॉडीज़ का भी सारा मटेरियल ख़त्म हो जाता है तो फिर उनको या तो ग्रोथ के लिए अगर प्रॉपर सब्सटेंस नहीं मिलेगा फर्दर, तो उनकी लाइफ क्या होगी, ख़त्म होने लग जाएगी। फिर वो क्या करेंगे, एक तरह से कैप्सूल जो होगी उसके फॉर्म में स्पोर टाइप की चीज़ बना लेंगे। ठीक है, स्पोर्स के फॉर्म में आ जाएंगे, उसके बाद वो बैक्टीरियल स्पोर्स कहते हैं जिनको, स्पोर्ट्स के फॉर्म में फिर वो ऐसी ही, मतलब उनके अंदर लाइफ तो रहेगी लेकिन वो डिवाइड नहीं करेंगे। डिवाइड तभी करेंगे जब उनको प्रॉपर कंडीशन मिलेंगी, ग्रोथ के लिए मीडिया मिलेगा, तब वो डिवाइड करेंगे, वरना वो एक स्पोर वॉल बना लेंगे चारों तरफ से और अपने आप को ढक के ऐसे ही बैठ जाएंगे। एक तरह से इसको कहते हैं ना हाइबरनेशन या एसिटाइवेशन में चले जाएंगे। ये प्रॉपर टर्म ये बैक्टीरिया के लिए नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बता रही हूँ कि वो कैप्सूल के फॉर्म में अपने आप को एक तरह से प्रिजर्व करके
चले जाते हैं, वो सुप्तावस्था में चले जाते हैं, जिसको आप कह सकते हैं। तो ये हमारे इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में हो गया, यही दोनों मेन थे। इसके अलावा आपको पता है राइबोसोम्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में उनका रोल होता है। जब ट्रांसलेशन होना होता है तभी राइबोसोम बाइंड करती है। राइबोसोम बैक्टीरिया में किस टाइप के होते हैं? 70S टाइप के, जो 30S और 50S सब यूनिट से मिलकर के बने होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसमें प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हम प्लाज्मिड कहते हैं। या ये प्लाज्मिड के बारे में आप लोग जब अपनी आगे वाली क्लासेस में जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें बहुत बड़ा रोल होता है इनका। और यही क्या होते हैं? एक तरह से टूल्स है मेनली, जिसकी वजह से पूरा बायोटेक्नोलॉजी जिस पर टिका हुआ है, या पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग जिस पर टिकी हुई है, वो प्लाज्मिड ही है। ठीक है, तो प्लाज्मिड हो गया, इसमें कुछ ही बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, सब में नहीं पाए जाते, लेकिन उसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सब में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स कैसा होता है इसमें? क्रोमोसोम्स ऐसी डेंसली पैक्ड होता है, किसी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है इसमें, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बैक्टीरिया की अल्ट्रा स्ट्रक्चर आएगा तो उसमें हर एक जितना भी मैंने बताया उसमें आप दो दो पॉइंट भी लिख देंगे, एक एक पॉइंट भी लिख देंगे, एक डायग्राम बना देंगे, आपको पूरे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो मैं अलग से बता रही हूँ उसको बस ध्यान में रखिएगा, जिससे एग्ज़ाम में अगर ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ जाता है तो आपको याद रहे कि वॉल्यूटिन, जैसे आज वर्ड हमने एक नया देखा कि वॉल्यूटिन क्या होता है। इंक्लूजन बॉडीज़ होती है कि ऐसी 3-4 ऑप्शन हो आ जाएंगे आपको, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा ये होता क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल से, आज हमारा मॉर्फोलॉजी और अल्ट्रा स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया, कल से हम क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया पे बात करेंगे। आज इसके नोट्स बना लीजिएगा, आप लोग नोट्स बना के अपने पास रख लीजिएगा, भेजने की ज़रूरत नहीं है। एक साथ आप सैटरडे को ही नोट्स सारी एक साथ बना के भेजेंगे मुझे, ठीक है? रोज़ रोज़ नोट्स भेजने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा मटेरियल एक तरह से आप लोगों के चैट में इकट्ठा होता रहता है, तो किसी को कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो उसमें प्रॉब्लम होती है उसको सर्च करने में। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। और बस इतना ही आज के लिए रखते हैं। थैंक यू।